हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व होता है, पर्यावरण शिक्षा की क्या आवश्यकता है और पर्यावरण शिक्षा को किस प्रकार से विद्यालयों में दिया जाना चाहिए बच्चों को, फिर पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ कार्यक्रम जो चलाए गए हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, फिर उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि पर्यावरण में कौन कौन से तत्व हैं, फिर पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण के जो तत्व हैं उसमें जैसे वायुमंडल, जैवमंडल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भू जैव रासायनिक चक्र क्या होता है, यह चक्र किस प्रकार से चलता है। तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण कहते किसे हैं, पर्यावरण शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए देखें, आज हम लोग को पढ़ना है पर्यावरण और पारितंत्र यानी एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ें। तो देखिए, पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं, पर्यावरण का अर्थ देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द जो है एक फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आवरण करना। अर्थात पर्यावरण उस समग्र प्रणाली को कहा जाता है जिसमें जीवित यानी जैविक और अजैविक यानी निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। यानी उस समग्र प्रणाली को जिसमें सजीव निर्जीव दोनों एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसी के समग्र आवरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। इसमें देखिए, वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, तापमान, ध्वनि, प्रकाश आदि सभी तत्व शामिल होते हैं। इस शब्द का, पर्यावरण शब्द का सबसे प्रयोग देखिए थॉमस कार्लाइल नामक विद्वान के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके 4 तत्व प्रमुख हैं, जिसमें सबसे पहला है स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। यह देखिए पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बना होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि मिट्टी की जो संरचना होती है 4 स्तरों में होती है। तो हम लोग जिस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं ये सबसे ऊपरी वाला संरचना होता है और इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। इसके बाद की जो संरचनाएं होती हैं वो अभी निर्मित नहीं हुई रहती, यानी मिट्टी का निर्माण सबसे नीचे वाले स्तर से होना शुरू होता है और होते होते सबसे ऊपर वाले स्तर पर मिट्टी का, तो इसी पर जो भी कुछ चीजें पाई जाती है वो सब स्थल मंडल में आती है। इसके बाद देखिए दूसरा जो तत्व है वो हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल है। यह देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाली जल की कुल मात्रा को दर्शाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें धरातल पे जो जल पाया जा रहा है और उसके बाद जो पृथ्वी की सतह पर पाया जा रहा है, उसके अलावा जो हवा में वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह देखिए द्रव, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है, यानी द्रव के रूप में भी हो सकता है, भाप के रूप में भी हो सकता है और जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहां पर बर्फ के रूप में भी हो सकता है। अब देखिए इसका तीसरा जो एलिमेंट्स है वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से आशय देखिए पृथ्वी की चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस जलवाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में देखिए विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण होती हैं। वायुमंडल की देखिए जो परतें होती हैं उसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा वायुमंडल सम्मिलित हैं, जिसमें प्रथम 2 परतें यानी ये दोनों जो है पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। अब देखिए चौथा एलिमेंट इसका है जैवमंडल या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर देखिए क्या होता है, बायोम के समूह को जैवमंडल कहा जाता है।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल आपस में मिलते हैं और वहां जीवन का कोई न कोई अंश जरूर मौजूद होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए किसी जंगल के पर्यावरण का, जिसमें देखिए क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जानवर, मिट्टी, वर्षा, तापमान और हवा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये देखिए इसका इमेज है। ये देखिए आपका है स्थल मंडल लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, ये एटमॉस्फेयर वायुमंडल और इन तीनों का सम्मिश्रण जो है वो बायोस्फीयर यानी जयमंडल है। तो इस प्रकार से चारों तत्व एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप देखिए हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए पर्यावरण जो है मुख्यतः 3 घटकों से मिलकर बना है, जिसमें देखिए प्राकृतिक घटक नेचुरल कंपोनेंट, जिसमें 2 घटक होते हैं शामिल, यानी यह इसके मुख्य जो है जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आते हैं और अजैविक घटक में वायु, जल, भूमि, धूप, तापमान इत्यादि आते हैं। उसके बाद फिर देखिए इसका कृत्रिम घटक आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स होता है, जिसमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए भवन, मशीनें, सड़कें, वाहन इत्यादि आते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो घटक है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक है, जिसमें देखिए रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, धर्म, शिक्षा और उसकी शिक्षा प्रणाली जो है वो एक वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करती है। तो ये थे पर्यावरण के घटक। अब देखिए पर्यावरण का महत्व क्या है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व देता है, जैसे ऑक्सीजन, जल और भोजन। जैव विविधता का संरक्षण करता है। आर्थिक संसाधन प्रदान करता है, जैसे लकड़ी, खनिज, मछली इत्यादि। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सहायक होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए एक एक करके। जैसे देखिए एक गांव के पर्यावरण का उदाहरण देखिए, वहां पर खेत होता है, तालाब होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, स्वच्छ वायु और प्राकृतिक जीवन शैली वहां पर पाई जाती है। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से एक शहर का पर्यावरण, वहां पर गगनचुंबी यानी लंबी लंबी इमारतें, वाहन, कारखाने, शोर शराबा और वायु प्रदूषण पाया जाता है। ये शहर का पर्यावरण है। उसके बाद फिर देखिए एक वन्य का पर्यावरण, एक जंगल का पर्यावरण, जहां पर देखिए जंगल होगा, जैसे सुंदरवन, जिम कार्बेट, जहां बाघ, हाथी और अन्य जीव स्वतंत्र रूप से रहते हैं। तो ये जंगल का पर्यावरण हो गया। अब देखिए वायुमंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो इसका दूसरा तत्व था वायुमंडल। वायुमंडल देखिए परिभाषा क्या है कि हम लोग अभी बताए कि पृथ्वी के ऊपर विद्यमान गैसों का जो आवरण है, जो समूह है, वो वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए हमारी पृथ्वी पर जो गैसें पाई जाती हैं वो इस तरीके से पाई जाती है। देखिए सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन है 78.08। उसके बाद फिर देखिए दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है 20.95%। उसके बाद जो गैसेस हैं देखिए आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, फिर देखिए नियॉन है 0.001%, उसके बाद मीथेन है देखिए, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। तो इतनी जो गैसें हैं और उसके बाद क्रिप्टन है। तो इतनी जो गैसें हैं ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं और ये उनका परसेंटेज है। इसको देखिए और भी डिटेल में देखने के लिए देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो वायुमंडल है विभिन्न प्रकार की गैसों से बना है, जलवाष्प से बना है और धूल कणों से बना है। यानी इसमें गैसों के साथ साथ जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। देखिए वायुमंडल का संगठन, जैसे सब प्रमुख गैसें जब अभी मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया कि नाइट्रोजन जो है 78.08, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 20.95, इन दोनों को मिला के देखिए 99% गैस यही हो जाती है। उसके बाद बाकी 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और क्रिप्टन है, यानी 0.99%। उसके अलावा देखिए जलवाष्प भी मौजूद होता है। उसके बाद फिर वायुमंडल में कुछ धूल कण भी होते हैं, जिसमें देखिए धूल के कण, राख के कण, कार्बन के कण, रासायनिक कण जैसे सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा कुछ रेसे फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। अब देखिए जो वायुमंडल की संरचना है वो किस प्रकार से है। वायुमंडल की संरचना देखिए, वायुमंडल की संरचना मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल को होमोस्फीयर कहा जाता है और विषम मंडल को हेट्रोस्फीयर कहा जाता है।
तो देखिए पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है, अर्थात मध्य मंडल की सीमा तक सममंडल होता है। उसके बाद 90 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वो विषम मंडल के अंतर्गत आती है। इसमें देखिए सभी गैसें आपस में घुली मिली अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए सभी गैसें पृथक पृथक परतों के रूप में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर, यहाँ क्या होता है सभी गैसें आपस में घुली मिली रहती है, यहाँ पर अलग अलग होती है, इनकी अलग अलग लेयर होती है। देखिए ये जो मंडल है वायुमंडल देखिए कितने भागों में बटा, सबसे जो ऊपरी वाला जो है यानी हमारे पृथ्वी से सबसे पहले जो पड़ता है उसका नाम है क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। इसको देखिए अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई देखिए जो है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर से यह 8 किलोमीटर होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, जिसमें देखिए वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण, बादल का बनना। यहाँ पर वायु कभी शांत नहीं रहती, यानी हमेशा वायु यहाँ चलती रहती है। यहाँ पर देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। यानी इस मंडल में देखिए बहुत सारी जो है घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद फिर देखिए जो दूसरा मंडल है वो समताप मंडल है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इसका विस्तार देखिए क्षोभ मंडल की जो सीमा है उससे लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें देखिए ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण निचले भाग में होता है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में, यानी इसके ऊपर 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में यहीं पर ओजोन की लेयर पाई जाती है। इसके निचले भाग में देखिए 20 किलोमीटर तक ऊंचाई तक तापमान लगभग समान होता है। इस यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं और यहाँ पर वायु जो है वो एकदम क्षैतिज रूप से चलती है, जिसके वजह से देखिए यह वायुयानों यानी हवाई जहाज की उड़ानों के लिए बहुत आदर्श होता है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा जो मंडल है वो मध्य मंडल है। ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है। इसकी ऊंचाई देखिए धरातल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। इस मंडल में देखिए जो उल्का पिंड होते हैं वो जब आते हैं तो वो जल जाते हैं। इसकी खासियत देखिए क्या है कि यहाँ पर अब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होगी। जैसे देखिए 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए यह वायुमंडल की चौथी परत है। इसकी ऊंचाई धरातल से लगभग 400 किलोमीटर तक है, यानी इसका विस्तार 80 से लेकर 40, इसके ऊपर है तो 80 से 400 किलोमीटर। इसमें देखिए क्या होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अब तापमान में वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर देखिए वायु में विद्युत आवेशित तरंगे प्रवाहित होती हैं। रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौट आती है, यानी जो हम लोग दूरदर्शन वगैरह उपयोग करते हैं, रेडियो वगैरह उपयोग करते हैं, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं इसी मंडल से परावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर वापस आती है। और सबसे जो बाहरी वाला मंडल है देखिए उसको बहिर्मंडल कहते हैं। ये वायुमंडल की सबसे सर्वोच्च परत है, सबसे ऊंचाई पर है और इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर होता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की कमी के कारण गैसें यहाँ पर बहुत विरल हो जाती है, यानी यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, इसलिए गैसें जो है दूर दूर हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं। और यहाँ पर वायु का जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है। इसको देखिए इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए इसको एक इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये जो संचार उपग्रह है ये देखिए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। ये देखिए वायुमंडल की संरचना जब भी हम लोगों ने देखा, ये देखिए सबसे ऊपर वाला है वायुमंडल, यानी 640 किलोमीटर ऊपर। देखिए यहाँ पर तापमान जो है 1000 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद देखिए ये जो आयन मंडल हम लोगों ने देखा, यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है और फिर वायुमंडल में जाते जाते 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। यहीं पर आयन मंडल के पास ही देखिए रेडियो तरंगे या हमको परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आती हैं। देखिए इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से ऊपर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ देखिए तापमान क्या होता है, घटता है। यहाँ पर देखिए उल्काएं जो आती है अंतरिक्ष से टूटकर वो यहाँ पर आने के बाद जल जाती है। देखिए
फिर यहाँ पर देखिए ये है तीसरा वाला समताप मंडल। इसकी ऊंचाई देखिए 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, यानी ये देखिए यहाँ पर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसके बाद देखिए ये है ओजोन मंडल। ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में होता है। ये क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर और समताप मंडल से नीचेली सीमा के बीच में। इसकी ऊंचाई देखिए लगभग 18 किलोमीटर, मैंने अभी बताया आप लोगों को, विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। ये है क्षोभ मंडल। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना और कोहरा, ये सब चीजें जो है, ओस पड़ना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होते। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो है वायुमंडल की जो संरचना है वो हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर जल का वितरण है, जल मंडल। जल का वितरण देखिए किस प्रकार से, ये देखिए संपूर्ण जल का वितरण है, यानी हमारी पृथ्वी पर जो पूरा जल है उसमें देखिए 96.5% यानी 96.5% जल जो है सागरों और महासागरों में है। उसके अलावा फिर देखिए 2.5% जल जो है ताजा जल के रूप में उपस्थित है। इसके अलावा देखिए जो जल है वो खारा जल जो है 0.93% है, और उसके बाद ये जो जल है भूमिगत खारा जल है, और ये देखिए दूसरा वाला जो खारा जल है 0.07% है। तो इनको सबको मिला के सम्मिलित रूप से 100% जल हुआ। अब देखिए ये हमारे जो ताजा जल का परसेंट, यानी जो हम लोग पीने वाला जल है, यानी टोटल 2.5% जल जो है हमारे लिए पीने लायक शुद्ध होता है। इस 2.5% जल में से देखिए 68.8% जल जो है हिमनदों और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर जमा हुआ है बर्फ के रूप में। उसके अलावा देखिए 30.1% जो जल है वो भूजल के ऊपर रूप में है, यानी भूमि के अंदर है, और 1.3% जो जल है वो सतही जल और ताजा जल के रूप में हमें उपलब्ध होता है, यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर। अब फिर देखिए जो सतही और अन्य ताजा जल है, ये नहीं सबसे ऊपर वाला, इसमें देखिए 73.1% जो है वो बर्फ और हिम के रूप में है। इसके बाद देखिए 20.1% जो है झीलों में है। इसके अलावा फिर देखिए और भी है, जैसे वायुमंडल में वाष्प के रूप में है 0.22%। उसके बाद देखिए जीवों में जो जल है वो 0.22% है, जैविक जल है। उसके अलावा देखिए नदियों में 0.46% है, और दलदल और जो है मार्स भूमि में 2.53% है, और मृदा में नमी के रूप में 3.52% है। इस प्रकार से देखिए हमारे पृथ्वी पर जल का ये वितरण है। अब हम लोग देख लेते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, यानी बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वे प्राकृतिक चक्र होते हैं जिनके माध्यम से रासायनिक तत्व और यौगिक जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल, फास्फोरस इत्यादि जैविक यानी जीवों और अजैविक यानी मिट्टी, जल, वायुमंडल घटकों के बीच लगातार घूमते रहते हैं। यानी हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जो प्रमुख गैसें हैं वो किस प्रकार से चक्रीय रूप में वायुमंडल में मिलती हैं, फिर वायुमंडल से जीवों में आती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये चक्रीय रूप में चलती रहती है। इसी को देखिए बायोजियो साइकिल, केमिकल साइकिल कहा जाता है। यह चक्र जो होता है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराता है। इसके देखिए मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, मुख्य बिंदु क्या होते हैं कि ये चक्र संतुलन बनाए रखते हैं, न तो किसी तत्व की अधिकता होती है और न ही कमी। इसमें देखिए जैविक घटक जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक यानी मिट्टी, हवा, जल शामिल होते हैं, यानी इतने लोगों के साथ सम्मिलित होकर यह चक्रीय प्रक्रिया चलती है। इसे देखिए मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखिए जल चक्र, वाटर साइकिल, दूसरा है वायुमंडलीय चक्र, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल, और तीसरा है स्थलीय चक्र यानी फास्फोरस और सल्फर साइकिल, जिसमें देखिए हम लोग एक एक करके इनको अभी देख लेते हैं। देखिए जो प्रमुख बायोजियो साइकिल हैं उनके उदाहरण हम लोग एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। इसमें देखिए क्या होता है कि सूर्य की गर्मी से जल वाष्पित होता है, यानी जो महासागरों में जल पाया जाता है वह सूर्य की गर्मी से वाष्पित होगा। फिर उसके बाद देखिए बादल बनता है,
बादल से फिर वर्षा होती है और यह वर्षा देखिए नदियों झीलों की जल में इकट्ठा होती है और फिर वहां से वाष्पीकरण होता है और यह प्रक्रिया चक्रीय रूप से चलती रहती है। उदाहरण के लिए देखिए, मानसून के दौरान वर्षा जल फिर से समुद्र, नदी और भूजल के रूप में वापसी करता है। इसका देखिए जो चक्र है इस तरीके से चलता है। देखिए यहाँ पर जो समुद्र का पानी है ये देखिए वाष्पीकरण के माध्यम से देखिए कहाँ गया, यहाँ आसमान में गया, यहाँ पर संघनित होकर बादल बना। देखिए कुछ और भी जल है जैसे पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन से वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर देखिए यहाँ फिर बादल का निर्माण होता है, बारिश होती है। बारिश जो होती है देखिए पर्वतों पर, ऊंचाई पर ये जो देखिए बारिश के रूप में हो रही है, तो यहाँ पर जमती है बर्फ के रूप में। कुछ बारिश जो है नदियों तालाबों में या फिर जो जमीन की सतह होती है वहां पर बह के आती है और फिर ये धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, ग्राउंड वाटर में चली जाती है। और ग्राउंड वाटर से फिर हम लोग देखिए इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे को काम में आती है और फिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा फिर कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। तो ये प्रक्रिया देखिए पूरी तरह से चक्रीय रूप से ऐसे चल रही है। इसी को देखिए कहा जाता है जल चक्र। अब अगला है देखिए कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र। इसमें देखिए क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे ही सुबह सुबह देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से। फिर देखिए उस पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं। उसके बाद देखिए श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में चला जाता है। उसके बाद फिर देखिए जो मृत जीव होते हैं उनके मरने से, जमीन में धंस जाने से जीवाश्म ईंधन बनता है और फिर उस जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाती है। देखिए इसका ये जो प्रोसेस है इस प्रकार से चलता है। देखिए यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, इसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों को जीव जंतु खाते हैं और फिर जीव जंतु जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल मिलती है। उसी प्रकार से देखिए जब ये जीव जंतु मरते हैं तो ये इनका जो अवशेष है वो जमीन में दब जाता है, जिससे देखिए जो है तरल और खनिज पदार्थ बनते हैं। और फिर इन खनिज पदार्थों को देखिए फैक्ट्री कंपनी में जब उपयोग किया जाता है तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वायुमंडल में मिल जाती है। अब देखिए है अगला जो चक्र है वो नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है उसको कुछ बैक्टीरिया स्थिर करते हैं, यानी ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो इसको बैक्टीरिया के द्वारा स्थिर किया जाता है। फिर उसी को पौधे नाइट्रोट के रूप में उपयोग करते हैं, यानी भूमि में जब इसको स्थिर किया जाएगा तो जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इसको अपने ऊपर खींचते हैं यानी उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं पौधों को पशु खाते हैं और फिर अपशिष्ट और मृत्यु के बाद बैक्टीरिया पुनः नाइट्रेट वातावरण में लौटा देता है। यानी देखिए ये प्रक्रिया जो है कैसे चलती है, यानी वायुमंडल से जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं वो नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थिर करते हैं। फिर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। फिर उन पौधे या फिर सब्जियों को, पत्तीदार सब्जियों को जीव जंतु या मनुष्य खाते हैं तो उनको नाइट्रोजन मिलता है। फिर जब ये जीव जंतु जब मृत होते हैं तो फिर इनसे नाइट्रोजन उसी बैक्टीरिया के द्वारा फिर भूमि में ले जाया जाता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चक्रीय रूप में चलती है। देखिए उदाहरण खेतों में दालें, दाल की जो फसलें होती है जैसे अरहर, मटर, चना, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए इनको उगाने से नाइट्रोजन की भरपाई होती है। देखिए ये नाइट्रोजन साइकिल का इमेज, ये देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, इसको देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जमीन में बैक्टीरिया के द्वारा ले जाया जाता है। फिर इसको देखिए पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। जो जीव जंतु होते हैं जब वो मर जाते हैं तो देखिए उनके जो अवशेष जमीन में जाते हैं तो उससे फिर ये नाइट्रोजन चला जाता है जमीन में। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर जब हम लोग खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है और वो नाइट्रोजन फिर जमीन में जाती है तो जमीन में मिल जाती है। देखिए
यहाँ पर इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चक्रीय रूप में चल रही है। अब देखिए अगला है फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र। इसमें देखिए क्या होता है कि चट्टानों से फास्फोरस निकलती है, फिर यह मिट्टी और जल में मिल जाती है, पौधे इसे ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन पौधों को जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है और फिर जब जानवर की मृत्यु हो जाती है तो फिर से यह चट्टानों में मिल जाती है। यह देखिए वायुमंडल में नहीं जाता, यानी यह चट्टानों से आता है फिर चट्टानों में मिल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब पौधे और जानवर मरते हैं तो उनके अवशोषण से फास्फोरस फिर से मिट्टी में लौट आता है। देखिए ये फास्फोरस का साइकिल है, फास्फोरस साइकिल। देखिए चट्टानों के रूप में पाया जाता है, जब देखिए चट्टानों से टूटकर मिट्टी और जल में मिलता है, फिर उस जल को जीव जंतु उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, फिर उसको खाते हैं और उसके बाद जब वो लोग मरते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर यही फास्फोरस फिर से जमीन में मिल जाता है और चट्टानों में चला जाता है। देखिए यहाँ सब है, देखिए पौधे जो है अवशोषित कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से, और देखिए और फिर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद फिर देखिए ये जमीन में फिर से आकर मिल जाता है। यानी ग्राउंड वाटर में जो है फास्फोरस आके रिजर्व रहता है, यानी समुद्र के जो तलहटी होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंदर में जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर फास्फोरस उपस्थित रहता है। उसके अलावा देखिए जो मिट्टी है, भूमि है, उसमें भी फास्फोरस पाई जाती है। तो बहुत से ऐसे जो साग सब्जियां हैं जिसको खाने से हमें फास्फोरस मिलता है, जैसे देखिए पालक हो गई, मूली हो गई, प्याज हो गई, इन सब चीज़ों को खाने से हमें फास्फोरस मिलता है। अब देखिए इससे हमको निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि यह बायोजियो साइकिल जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इनमें कोई व्यवधान आता है, जैसे अत्यधिक प्रदूषण या वनों की कटाई, तो यह पर्यावरणीय संकट को जन्म देता है। अतः इन चक्रों को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें सतत और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी चाहिए। यानी यह प्रकृति के द्वारा एक बहुत अच्छा संतुलन बनाया गया है। तो इस संतुलन को जब हम गड़बड़ करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये डिसबैलेंस हो जाता है, और डिसबैलेंस होने की वजह से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय जो है दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है, और जिससे फिर बहुत ज़्यादा जनहानि होने की जो है संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में पर्यावरण के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण बातों को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब देखिए अगली क्लास में हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं विभिन्न प्रकार की इमेज के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई भी होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए